हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसा कि इस टॉपिक का जो नाम दिया गया है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब यहाँ पे रिएक्शन होता है और काइनेटिक्स का मतलब रेट है या फिर स्पीड है। मतलब कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट के बारे में पढ़ना है या उसके स्पीड के बारे में पढ़ना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है या उसका रेट क्या है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। तो हम लोग जल्दी जल्दी इन सबको देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन होगा जिसका हम रेट निकालेंगे, तो वो मॉडरेट रेट से चलने वाला रिएक्शन होता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे भी कि रेट के बेसिस पे रिएक्शन तीन तरीके का होता है। एक होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होगा वेरी स्लो रिएक्शन और लास्ट जो होता है वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर जिस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे वो होगा हमारा मॉडरेट रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। इस रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे रेट के बेसिस पे। अब इस टॉपिक के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे लिख रखे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आएगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर में हम लोग तीन फैक्टर को काउंट करते हैं। ये जो तीन फैक्टर है किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कुछ अदर फैक्टर्स भी होंगे, उन सबको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये तीन का हमें मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ना होगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग RLE भी बोल सकते हैं। इसी से रिलेटेड पार्ट आएगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये सारे टर्म के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो वर्ड है ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग इन सब को निकालने के लिए रूल देखेंगे। उसके बाद आएगा मेथड्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है, एक्चुअली ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड ही होता है जिसके सहारे हम ऑर्डर किसी भी अननोन रिएक्शन का निकालते हैं। तो वो हम लोग सीखेंगे आखिर एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग किस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर मेजर करते हैं। और उसके बाद आएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप फर्स्ट ऑर्डर का। ऐसे हम लोग के सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग को पढ़ना होता है वो सिंपल वाला है, लेकिन इसके अलावे फर्स्ट ऑर्डर का कुछ स्पेशल टाइप भी होता है जिसको हम लोग इस लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे इसका पहला पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे चैप्टर का सबसे इनिशियल पार्ट हमारा यही होगा और इसके सवाल किस तरीके से बनाएंगे तो हम सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी समझने पे ध्यान दें। थ्योरी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो जो जो पॉइंट आपको समझाया जाएगा उसको आप आराम से समझें और उसको थोड़ा बहुत मेमोराइज भी करना पड़ेगा आपको कुछ कुछ चीजों को। अगर वो सारा टर्म आपको समझ में आ जाता है, मेमोरी में रहता है बात, तो हम आराम से सवाल को कर लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है वो हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो हम लोग यहाँ पे लगा रखे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम लोग बारी बारी से डिटेल से पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम
लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या इसको हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले हम रेट वर्ड को समझते हैं कि आखिर रेट का मीनिंग क्या होता है। तो रेट का सिंपल सा मीनिंग ये बताया गया है कि टाइम के साथ अगर किसी भी क्वांटिटी में चेंज होता हो, एनी क्वांटिटी लिखा हुआ ना, किसी भी तरह के क्वांटिटी में अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। लेकिन हमें जो रेट डिफाइन करना है वो किसके लिए करना है, किसी रिएक्शन के लिए करना है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर किसी केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से क्वांटिटी चेंज होता है, या क्वांटिटी जो चेंज होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होने वाला क्वांटिटी होता है वो या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या प्रेशर हो सकता है, ठीक है, वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है या प्रोडक्ट का भी हो सकता है। इसीलिए अब हमें ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ जो चेंज होता है क्वांटिटी वो या तो कंसंट्रेशन हो सकता है या फिर उसका प्रेशर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम अब केमिकल रिएक्शन का जो रेट डिफाइन करेंगे वो कंसंट्रेशन चेंज और प्रेशर चेंज के टर्म में करते हैं। तो अब हम यहाँ से अलग से लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन अब हम फाइनल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का तरीका हमारा ये होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट हो सकता है पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम के साथ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर जिस तरीके से चेंज हो रहा होगा उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेशन करें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा प्लस माइनस, अभी हम इसके बारे में समझते हैं ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया है। फिलहाल हम लोग अभी पहले फॉर्मूला देख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है प्रोडक्ट का भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि जो चेंज हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस माइनस साइन क्यों रखा जाता है रेट के सामने। तो रेट जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर हम ये रिएक्शन का रेट या किसी भी सब्सटेंस का रेट, अगर हम ये रेट रिएक्टेंट का निकालते हैं तो रिएक्टेंट का निकालने का मतलब हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन अगर लेंगे तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, और अगर ये घटेगा तो घटने वाले क्वांटिटी का जो चेंज होगा वो निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव आ गया तो हम पहले से निगेटिव लगा देंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो रेट उसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए जब हम चेंज लेंगे कंसंट्रेशन में या फिर प्रेशर में तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव साइन लगाना होता है। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए ही हम प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं, और इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक नंबर का कभी कोई सवाल पूछ दे बोर्ड में कि रेट के सामने प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो आपको बस इतना ही बताना है कि माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ घटता है, और प्लस साइन प्रोडक्ट का ये इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। इसको और हम लोग डिटेल से आगे समझेंगे रिएक्शन के थ्रू, अभी तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लिखें। अब बात आता है कि अगर रेट का ये फॉर्मूला है तो क्या हम रेट का यूनिट निकाल सकते हैं, और अगर निकालेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिए रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं। तो रिएक्शन जनरली हम लोग दो कंडीशन में कराते हैं, एक होता है एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब कि हम पहले सॉल्यूशन तैयार करते हैं सब्सटेंस का, फिर दोनों को मिला देते हैं, तो उस तरीके से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग एक्वस फेज रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है गैसियस फेज रिएक्शन, की गैस को हम लोग डायरेक्ट आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन किस
नोटेशन में दिया हुआ है या किस फेज में चल रहा है उसके अनुसार यूनिट जो होगा रेट का वो अलग अलग आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया था कि रेट जो है वो दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक कंसंट्रेशन के टर्म में, एक प्रेशर के टर्म में। तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस फेज में होता है तो उसमें जो चेंज होता है वो कंसंट्रेशन चेंज होगा, और अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में होता है तब वहां पे जो क्वांटिटी चेंज होता है वो उसका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हम ROR बराबर इसलिए लिखे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पे एक्वस फेज लिख रहे हैं इसलिए वहां से हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन को यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे वो हम लोग मोलरिटी को यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मोल पर लीटर लिखे। कंसंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, लेकिन इस ROR में जो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं हम लोग वो मोलरिटी होता है, इसलिए हमें मोलरिटी का ही यूनिट यहाँ पे रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोल पर लीटर रखें, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को हम लोग अभी ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि टाइम जो होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो सेकेंड में देगा या तो मिनट में दे सकता है, वो हमने यहाँ पे लिख भी रखा कि टाइम क्या क्या हो सकता है, मतलब जो भी यूनिट देगा टाइम का वो आपको यहाँ पे रख देना। तो फाइनल एक्वस फेज में यूनिट जो आया रेट ऑफ रिएक्शन का या किसी भी सब्सटेंस का भी यही होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, या मोल पर लीटर को कोई कैपिटल M से भी दिखाता है। अगर याद होगा 11th का बेसिक तो उसमें मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाते, इसलिए M टाइम इनवर्स मतलब M सेकेंड इनवर्स इस तरीके से आपको मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं कि रिएक्शन अगर गैसियस फेज में है तब वहां पे रेट का यूनिट क्या होगा। हम ROR लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये सिर्फ रिएक्शन के रेट का यूनिट है, बल्कि किसी भी सब्सटेंस का भी अगर रेट का यूनिट निकालना होगा तो यूनिट इसी तरीके से निकले, चाहे वो रिएक्शन का रेट हो या रिएक्टेंट का रेट हो या फिर प्रोडक्ट का रेट हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग ROR पढ़े हैं, इसलिए हम लोग ROR लिख रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है, रिएक्टेंट का भी हो सकता था। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, चेंज इन प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर है इसका मतलब अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो प्रेशर का यूनिट रखना होगा, टाइम का यूनिट रखना होगा। तो हम यहाँ पे जनरल लिखे हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर और टाइम को अगर डिवाइड कर देंगे तो रेट का यूनिट आ जाएगा। तो अब देखिए प्रेशर का जो यूनिट कॉमनली जो केमिस्ट्री में यूज होता है वो या तो एटीएम होगा या तो बार होगा या फिर टॉ होगा, ठीक है। तो इसी टर्म में हम लोग लिखे टाइम इनवर्स तो रहेगा ही। तो टाइम क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन और उसका यूनिट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रेट के बेसिस पे रिएक्शन कितने तरीके का होता है। तो रेट के बेसिस पे हम रिएक्शन को तीन तरह से डिवाइड करते हैं, एक आएगा वेरी फास्ट, दूसरा आएगा वेरी स्लो और तीसरा आएगा मॉडरेट रिएक्शन। और ये सारा जो रेट हम डिटरमाइन करेंगे मॉडरेट रिएक्शन में करेंगे। तो वापस फिर से वहां से ये पार्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग पहले उन तीनों को भी देख लेते हैं। अब देखें रिएक्शन क्या तीन टाइप है रेट के बेसिस पे। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाए उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन कौन से होंगे, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, इसका रीजन है क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच में जो है ना वो किसी तरह का बॉन्ड नहीं होता, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के साथ वो बहुत तेजी से पोलराइज होता है और आयन का एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है। इसीलिए आयनिक रिएक्शन जो होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। जैसा हम एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाएं कि AgNO3 NaCl सॉल्यूशन में जाएगा तो वहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी बहुत ही फास्ट बनता है। तो इसीलिए हम लोग पता चलता है कि रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट होता है और NaNO3 बनेगा। अब हम लोग दूसरा जो आता है वो आएगा वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम्स लगे। ये रिएक्शन ईयर्स में कंप्लीट होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली रेट मेजर नहीं करते हैं
क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि एक साल हम लोग वेट करें, फिर रिएक्शन हो, फिर उसका हम लोग रेट मेजर करें। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू डिटरमाइन रेट ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें सभी लोगों को पता होगा, जैसे अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हो तो रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए वो वेरी स्लो रिएक्शन में आ सकता है। अब हमारे लिए जो रिएक्शन है मॉडरेट वाला, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगे, मतलब कुछ सफिशिएंट टाइम लगा होगा, इस रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरह की रिएक्शन का रेट हम लोग प्रैक्टिकली निकालते भी हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें इसी तरह के रिएक्शन के रेट के बारे में बताएगा कि मॉडरेट टाइप से जो रिएक्शन चल रहा होता है उसका रेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो कुछ बच्चों बेसिक चीज था। अब हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, आखिर रेट हम इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक पहले सीखते हैं मैथमेटिकल टूल्स, इसका है ये एक तरह से। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ से सभी लोग ध्यान से देखें, पीछे तो सब थियोरेटिकल चीज था, ये आप लोग को याद करना होगा। समझने वाला पार्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसा कि हम अब यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हम A से B में कोई भी एक रिएक्शन ले लिए, ये मॉडरेट रिएक्शन है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका रेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना तो हमें पहले चाहिए क्या, t=0 पे। t=0 हम क्यों काम करते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम को हम लोग t=0 बोलते हैं। और इस समय जो रिएक्टेंट रहा होगा, फिलहाल रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, A है, इसका कुछ अमाउंट लिए होंगे। अब ये अमाउंट मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे A0 ले रहे हैं। A0 एक्चुअली हम यहाँ डायरेक्ट कंसंट्रेशन ही मानते हैं कि मान लीजिए कि 1 लीटर के अंदर A0 मोल, इसका हम लोग डिसॉल्व कर दिए। तो t=0 पे ये कंसंट्रेशन कितना है हमारा, A0 है। कंसंट्रेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम अभी मान रखें कि ये रिएक्शन जो है वो एक्वस फेज का है। गैसियस फेज होगा तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं मान के क्या मानेंगे, प्रेशर, इसका इनिशियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। फिलहाल ये हो गया 0। उसको 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, स्टार्ट होगा, तब जाके कुछ समय बाद प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम आप सोचिए कि हम लोग t=0 पे A0 से शुरू किए थे, तो t=t1 टाइम पे कुछ समय के बाद A तो घट गया होगा, पहले था A0, अब ये कुछ घटा होगा। कितना घटा है, तो हम मान लेते हैं कि ये x घट गया। अब सोचिए कि A0 में से अगर x घट गया तो ये बच कितना गया होगा, तो A0 माइनस x बच गया होगा। अब ये अभी फिलहाल कितना बना होगा, तो ये x बना होगा, ठीक है। अब हम लोग ये x कैसे लिखते हैं, तो या तो हम कोएफिशिएंट को यूज करते हैं, जैसे मानिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जब इसका 1 मोल घटेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो अब सोचिए अभी हम कितना मोल इसका घटाए थे, x मोल घटाए थे, इसलिए इसका x मोल बना होगा। एक तो ये तरीका, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिखें कि जितना यहाँ कोएफिशिएंट दिया हुआ उतना टाइम्स x आप इसमें घटा दें, जितना यहाँ कोएफिशिएंट दिया हुआ उतना टाइम्स x आप बढ़ा दें। जैसे मानिए कि यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे हम कितना घटाते हैं, 3x, यहाँ पे कितना बनाते हैं, 2x, ठीक है। इस तरीके से करना है। फिलहाल हम लोग अभी बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिए हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 और 1 है, और आगे हम लोग अलग अलग रिएक्शन लेके इसको सीखेंगे। फिलहाल हो गया ये। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि A का रेट क्या है, B का रेट क्या है और पूरे रिएक्शन का रेट क्या है। पहले हम लोग A का रेट निकालते हैं। देखिए A के रेट के लिए कुछ टर्म यूज करेंगे, इस टर्म को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में यही टर्म यूज होता है, रेट ऑफ A। ये बहुत ही सिंपल वर्ड हो गया। या इसी के लिए ऐसा लिखेगा, हम एक ही साथ लिख रहे हैं, ये टर्म सभी लोग याद रखें, रेट ऑफ कंजम्पशन या इसी को कोई एक और वर्ड से लिखता है,
देखिए सब टर्म एक ही है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते थे ये ध्यान देना है हमें कि जब भी रेट ऑफ ए बोले मतलब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ए का मतलब हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी रहा होगा उसका नाम देगा आपको। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ये वर्ड याद रखना है, ये सब डिसअपीयरेंस हो गया, ये अपीयरेंस होगा ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये तीन वर्ड याद रखें, रेट ऑफ ए तो हो ही गया, ये कंजम्पशन हो गया, ये डिसअपीयरेंस है। ये दोनों वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए इन दोनों वर्ड को हम लोग लिखें ऐसे। माइंड में ये ध्यान रखें कि वैसा कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है जिससे रिएक्टेंट के घटने का पता चलता हो। तो ये सारे टर्म जो है वो घटने के बारे में ही बता रहा। ये सब तो देखिए ये वर्डिंग हो गया। अब इसी चीज को हमें मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना होता। तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखने का सिंपल सा तरीका होता है आपको माइनस लगाना। माइनस क्यों लगा रहे हैं वो हम लोग पीछे देखे भी थे जब रेट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डी बाई डी टी ऐसे लगाना। रेट का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ए का, तो हम लोग ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस हम इसलिए लगाए चूंकि जब हम लोग चेंज लेंगे तो ऑलरेडी ये निगेटिव आएगा और निगेटिव मिलकर रेट को क्या कर देगा, पॉजिटिव। जैसे कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं, अगर हम यहाँ से दिखाएं आपको तो ये हो गया ए नोट माइनस एक्स में ए नोट को घटा दें, घट के कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब माइनस एक्स बटा से टाइम करते तब तो रेट माइनस आ जाता। इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, पहले ही माइनस साइन लगा दिए ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिया हुआ रहे या ऐसा वर्ड निकालना हो तो समझ जाइए कि हमें ऐसे सिंबल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम वहां से लिखते हैं कि रेट ऑफ बी या रेट ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब देखिए ये तीन टर्म जो है ना प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यूज होता है। जो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा आपको सब्सटेंस का। अब इसको लिखने का देखिए ये बहुत लैंग्वेज में लिखा हुआ, अगर हम इसको छोटा सा टर्म मैथ के फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, प्लस लिख लें डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। चूंकि रेट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में लोग चेंज लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका अभी क्या चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कंसंट्रेशन ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख रहे हैं। तो ये सिंबल देखिएगा कहीं भी बुक में भी तो केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह का सिंबल बहुत यूज किया हुआ रहेगा। तो अब इसको ध्यान से थोड़ा समझ लें कि अगर कहीं भी ये सिंबल दिया हुआ रहे तो इसको हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला तो रेट पढ़ना। अब देखें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव लगा हुआ तो समझ जाए कि वो स्पेसिफिक जो है वो रिएक्टेंट होगा। अगर कहीं पॉजिटिव लगा हुआ तो समझ जाए कि वो स्पेसिफिक जो होगा वो प्रोडक्ट रहा होगा। अब इतना अगर लिखा हुआ इसी को हम लोग ये सब चीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ ए। इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो रिएक्टेंट का रेट हो गया और प्रोडक्ट का रेट हो गया। हम तीसरा नोटेशन यूज करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे दिखाते हैं, dx बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे दिखाएंगे, dx बाई dt, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इन तीनों के बीच में पहले तो ये तीनों टर्म सबको सही ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा सवाल ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, तीन तरह का वर्ड यूज किया गया है। अब इन तीनों को हम आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए रिएक्शन का कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिलहाल अगर हम अभी देखें इस रिएक्शन के लिए तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ ए, ठीक है, रिएक्टेंट के घटने का रेट, और बराबर होगा रेट ऑफ
बी रिएक्टेंट के बढ़ने का रेट। इस पार्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा रिलेशन आ रहा है, इस पार्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा रिलेशन आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी बढ़ेगा और ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट वही माना जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर रिएक्शन का कोएफिशिएंट 1:1 नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा, तब क्या हो सकता है। अब कोई सोचेगा कि कैसे रिलेट किया गया, तो हम इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में दिखा भी सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम अब इसको प्रूफ करें यहाँ पे कि ये तीनों इक्वल होगा या नहीं होगा यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आर ए हम लोग लिखते हैं, रेट ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं, आर ए। तो आर ए का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। इसको हम लोग आर ए बोल देते हैं। यहाँ पे सभी लोग मेंशन कर लें, लैंग्वेज लिखने से बचाएंगे बार बार। ये हो जाएगा आर बी। ठीक है, तो आर ए का मतलब माइनस डी ए बाई डी टी हुआ। अब इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी। अब बताएं यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन कहां से कहां तक चेंज हुआ, तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारा है ए नॉट माइनस एक्स, फिर इसमें माइनस करेंगे ए नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आर बी लिखना चाहें तो आर बी के लिए लिखना होगा आपको प्लस डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखें तो यह आ जाएगा प्लस ऑफ डी बाई डी टी, और B का कंसंट्रेशन चेंज कहां से कहां तक हुआ है, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल है x, इनिशियल है 0, तो ये हो गया फाइनल माइनस x। अब सोचो कि इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये वापस कितना आ जाएगा, dx बाई dt प्लस का ही आ जाएगा, लिखना लिखे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। क्या इससे अब ऊपर वाला रिएक्शन सेटिस्फाई हो गया, प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 से रहेंगे dx by dt जो है वो ra की इक्वल है और dx by dt जो है वो वापस rb की इक्वल है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt बराबर ra और ये बराबर क्या हो जाएगा, rb। अब देख लें dx by dt को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया ra क्या था हमारा, रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए, rb क्या था हमारा, रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये जानना चाहें कि अगर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 ना हो तब क्या होगा, या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तब क्या होगा, तो अब हम लोग उसको भी इसी तरीके से करेंगे, कहीं कोई अंतर नहीं करना, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है, अगर ये तीनों टाइप के रेट को रिलेट करना हो तो अगर आपको डेराइव करना चीजों को, तब तो आप t=0 से लें, t=t पे लिए, सब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाल लें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकाल लें, उसके बाद फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, अपने आप रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब यही रिलेशन हम आगे चल के बहुत आसानी से लिख लेंगे, इतना ज्यादा डेराइव करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट वे में यूज करेंगे। तो अब हम आपको दे रहे हैं एक नया रिएक्शन, इसको आप 2 मिनट के लिए खुद से ट्राई करें, फिर हम करते हैं। जैसे मानिए कि नया रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, हम 2 रिएक्टेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कोएफिशिएंट भी चेंज करें, रिएक्टेंट भी बढ़ा दें, 2a और ये हो जाएगा 3b, ये चेंज टू 4c कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह का रिएक्शन में हम लोग यही रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट सभी लोग यूज करें, देखें, बनाएं इसको, फिर हम बनाते हैं। चलिए, अब हम पहले इसको कहां शुरू करेंगे, t=0 शुरू करते हैं। अब देखिए इसको हम ए नोड मान रहे हैं फिलहाल, ठीक है, बी है तो इसको हम लोग बी नोड मान लेते हैं। इसे मानने को आप कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा।
फिलहाल हम लोग इसको बी नॉट मान लें। इनिशियल कंसंट्रेशन है, नॉट का मतलब ये होता है टाइम एक तरह से होता है, और ये अभी वापस क्या रहेगा, जीरो, चूंकि प्रोडक्ट है तो इनिशियल तो बनेगा नहीं। अब हम लोग आते हैं कि किसी समय टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद क्या होगा, तब सोचें इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। हम घटाने तरीका आपको बता रखें, ए नॉट है, माइनस कितना यहाँ पे कर दें, तो यहाँ कोएफिशिएंट देख लें कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना घट जाएगा, 2x। फिर रिएक्टेंट में हमेशा घटेगा, प्रोडक्ट साइड बढ़ेगा। अब देखिए ये बी नॉट था, तो बी नॉट माइनस इसमें कितना करना होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना, 3, तो 3x कर दें। अब देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ा होगा, बढ़ के कितना हो गया होगा, पहले तो 0 था, अब 0 में कितना बढ़ा होगा, 4 गुना x, तो 0 प्लस 4x एक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा तो 4x है। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ होता तो इतना प्लस इतना करते, बट ये हमेशा 0 ही होगा, तो 4x डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब सोचें कि अगर कोई आर ए लिखता, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो सारा टर्म आपको याद रखना जो भी वर्डिंग यूज किया गया था। आर ए अगर लिखे तो आर ए का पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, एक्सप्रेशन लिखें, तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इसका वैल्यू निकालें, पहले आर ए को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करें, वर्ड को एक्सप्रेशन में, फिर एक्सप्रेशन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब बताएं, माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां से कहां तक चेंज हुआ, ए नॉट माइनस ऑफ 2x, फिर माइनस करना होगा इसमें ए नॉट। बहुत आसान है, सब एक ही तरीके से होता है, इसको सॉल्व कर दें। अब यहां से आपको देखिए क्या मिल रहा है, 2 गुना डी एक्स बाई डी टी, 2 गुना डी एक्स बाई डी टी। अब चाहे तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहां से निकाल लें पहले, फिर इक्वेट करेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसका मतलब आर ए बराबर आ गया 2 गुना डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली अगर हम आर बी निकालें, तो आर बी देखें, बी कहाँ, अभी भी रिएक्टेंट में, इसलिए अभी भी निगेटिव साइन के साथ चलेंगे। तो पहले तो इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये ऐसा हो गया, माइनस डी बी बाई डी टी बराबर, फिर आप सोचिए यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। अब यहां से अगर देखें तो ये आ जाएगा बी नॉट माइनस 3x माइनस बी नॉट, क्योंकि बी का फाइनल कंसंट्रेशन इतना हो चुका है, इनिशियल इतना था। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो बी नॉट से बी नॉट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए आ जाएगा ये 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा दूसरा। अब हम लोग आर सी पे आते हैं, रेट ऑफ सी। रेट ऑफ सी का मतलब देखो प्लस होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि अब हम लोग सी जो लिख रहे हैं रिएक्शन का वो प्रोडक्ट है, इसलिए प्लस साइन के साथ डी बाई डी टी, और चेंज हो रहा कंसंट्रेशन किसका, सी का। ये सी कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि वो एसपीसी है प्रोडक्ट वाला, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी बराबर प्लस का साइन के साथ डी बाई डी टी। ये आ जाएगा आपका सी का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ था, 4x माइनस 0, 4x माइनस 0, 4x माइनस 0, ठीक है। ये अब आ जाएगा आपका 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी, हम ये लेते हैं 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी, हो गया। अब यहां से हम लोग इन तीनों को रिलेट कर देंगे, अपने आप तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब जैसे कि यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से dx बाई dt अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा, इसलिए हम dx बाई dt ही लिखते हैं, dx बाई dt बराबर, अब क्या लिखेंगे, ये दो को इधर डिवाइड करना होगा, या तो आप इसमें डिवाइड करें या तो इसमें डिवाइड करें। फिलहाल हम इसमें ही लिखते हैं 1/2 इंटू आर ए, फिर बराबर करना होगा 1/3 इंटू आर बी, बराबर करना होगा 1/4 इंटू आर सी, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, या इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या हो गया, आर ओ आर, dx बाई डी टी क्या हो गया, आर ओ आर। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर ए को क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में, माइनस ऑफ डी बाई डी टी, फिर बराबर कर दो 1/3 इंटू डी बी बाई डी टी, माइनस के साथ ही आएगा डी बी बाई डी टी, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और डी सी बाई डी टी,
तो ये हमारा फाइनल इस इक्वेशन के लिए क्या आ गया है, रिलेशन। तो अब सबको यहाँ पता चल गया है कि ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जिस रेट से घट रहा हो प्रोडक्ट भी उसी रेट से बढ़े और उसी रेट से रिएक्शन भी प्रोसीड करे। ये बात तभी सही होता है जब कोएफिशिएंट सबका क्या हो, 1 1 हो। अगर कोएफिशिएंट चेंज हो चुका है तब रिएक्टेंट घटने का रेट अलग आएगा, प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट अलग आएगा और ओवरऑल रिएक्शन का रेट अलग आएगा, जो कि अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इसके ऊपर सवाल ऐसा ही आता है, आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा किसी केमिकल रिएक्शन का और कहेगा कि बताइए कि इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेट से किस तरह से रिलेटेड है। तो क्या हम इतना करेंगे तब जाके आंसर आएगा, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को रिएक्शंस की इक्वेशन से एनालाइज करते हैं कि क्या हम ये बिना इतना किए हुए डायरेक्ट रिएक्शन देख के हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, इसको ढंग से समझे कैसे लिख सकते हैं। जब भी आपको किसी रिएक्शन का रेट को रिलेट करना हो रिएक्टेंट के रेट के साथ, प्रोडक्ट के रेट के साथ, तो अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर करना है आपको। पहले रिएक्टेंट लिया था A, तो A का रेट लिखने, A का रेट का सिंबल लिखेंगे तो -d/dt लिखना होगा और इसमें गुना किया गया कितने से गुना किया गया, इसके रेट में 1/2 से। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। फिर यहाँ पे देखें क्या है, बराबर करना है, ऐसा नहीं प्लस है तो प्लस करना, सब रेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ B है रिएक्टेंट, तो B के रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस के साथ dv/dt। तो ये B के घटने का रेट हो गया। अब इसमें कितने से गुना किया गया है, 1/3 से गुना किया गया है, मतलब जो कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से गुना किया गया। सिमिलरली आप देखें तो यहाँ भी वही चीज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट आया कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर दिया हुआ है तब हम लोग इस तरीके के रेट को रिलेट कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या होगा कि हर एक स्पीशीज का जो कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से उसी के रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको इक्वेट कर देंगे तो वो रिएक्शन का रेट आ जाएगा। तो इसी चीज को हम अब इन जनरल एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्मूला बना लेते हैं, उसको हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इन जनरल, ठीक है, अगर हम लिखें कि अल्फा A प्लस ऑफ बीटा B चेंज टू गामा C इन ये प्लस ऑफ डेल्टा D, ये एक रिएक्शन है। अगर हम इसमें R को R मतलब dx/dt को रिलेट करें तो हमको लिखना पड़ेगा 1/α इंटू माइनस ऑफ dA/dt, फिर बराबर करना होगा 1/बीटा इंटू माइनस ऑफ dB/dt, फिर बराबर करना होगा 1/गामा इंटू dC/dt और ये बराबर हो जाएगा 1/डेल्टा d/dt। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना है जो हम देखिए डायरेक्ट लिखे हैं, इसके लिए हम डेरिवेशन नहीं किए, लेकिन ये हमारा इक्वेशन डायरेक्ट हो गया। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन पे हम लोग अलग अलग तरह का सवाल करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन तक तो समझ में आ गया होगा। तो क्या कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो क्या उसके लिए आप इस तरीके की इक्वेशन को लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, पूरे रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के रेट के साथ और प्रोडक्ट के रेट के साथ इक्वेट किया गया है और वो किस तरीके से इक्वल होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम एक बार इसको अगर समराइज करें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से उसी के रेट में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात आएगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसा सवाल आएगा इसके ऊपर, तो सवाल कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि ये सब जो भी वैल्यू है, ठीक है,
इसका वैल्यू आपको एस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, ये हमेशा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे आप इसको क्या पढ़ेंगे, माइनस डी बाई डी टी तो नहीं पढ़ते ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इतना। अब ये ध्यान से देखें, यही से सवाल बनेगा सब। माइनस डी ए बाई डी टी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज समथिंग, कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कोएफिशिएंट आपको पता ही चलेगा तो उससे आर ओ आर भी मिल जाएगा। अगर मान लिया कोई पूछता है कि बी किस रेट से घट रहा होगा तो फिर इन दोनों को आपस में सोल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा। सब इसी तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मतलब की बात ये हुआ कि अगर किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का घटने का या प्रोडक्ट अगर है तो बढ़ने का रेट डायरेक्टली दिया हुआ है तो बाकी रिएक्टेंट या बाकी प्रोडक्ट के घटने और बढ़ने का रेट हम निकाल सकते हैं और रिएक्शन का भी रेट निकल जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के घटने का रेट नहीं दे रखा, ना तो रिएक्शन का रेट दे रखा, तब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो उस समय आपके पास एक डाटा ये आएगा कि किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा या फिर प्रेशर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग बेसिक वाला जो फॉर्मूला था जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, घटाते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, उसको रेशियो निकाल लेंगे तो फिर वापस उससे आ जाएगा। तो ये दो ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम लोग सवाल भी करते हैं, पहले यहाँ तक लिखते हैं सभी लोग। अब ये देखिए, इसी के ऊपर एक सवाल दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, बस इसका यही रेट का एक्सप्रेशन लिखना। ठीक है, सभी लोग एक मिनट के लिए ट्राई करें, फिर हम सॉल्व कर देते हैं इसको। क्वेश्चन देख लें। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, पहला पार्ट। ठीक है, इसमें देखिए बैलेंस रिएक्शन होना जरूरी है। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक फिर ये एक्सप्रेशन नहीं लिखाएगा। ठीक है, इसलिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप आर ओ आर लिख रहे हैं, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना तब बैलेंसिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे भी क्वेश्चन के थ्रू, और नोट में ये पॉइंट हम अभी लिखेंगे भी। फिलहाल हम अभी ये क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आर ओ आर का एक्सप्रेशन हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। जैसे देखिए अभी ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ, उसी तरह से ये प्रेशर के टर्म में भी यही रिलेट होगा। मान लिया यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी कंसंट्रेशन है तो उसमें आप पार्शियल प्रेशर कर दें तो रिलेशन वही रहेगा, चाहे कंसंट्रेशन में और प्रेशर में। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि ये सब डी ए बाई डी टी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब ये सारा क्वांटिटी जो होना चाहिए वो मोल पर लीटर में होना चाहिए। अगर केजी पर लीटर में दिया हुआ है, ग्राम पर मिनट, ये सॉरी केजी में दिया हुआ है या फिर ग्राम में दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को आप पहले मोल में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके ऊपर एक सवाल भी आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जब भी कोई भी वैल्यू पुट होगा, ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तब, तो ये सारा का सारा जो होना चाहिए उसका यूनिट मोल पर लीटर होना चाहिए, ना कि केजी और ग्राम। ठीक है, अगर केजी और ग्राम में कभी वैल्यू दे भी रखा है तो आप पहले उसको मोल में चेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू मोल में आएगा। फिर उस वैल्यू को आप देखिए कि फाइनल आपको किस यूनिट में ले जाना है, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो सारा सवाल हम लोग करके देख लेंगे। फिलहाल हम लोग इसका सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं, तो इसका एक्सप्रेशन आप क्या बनाएंगे, आप लोग रिएक्शन देख लें, हम एक एक करके लिख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। पहला आर ओ आर है एच आई वाला। अगर हम इसमें लिखें तो अब जैसे देखिए होता क्या, आर ओ आर, ठीक है, रिएक्शन सबके सामने लिखा हुआ हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए 2HI था, 2HI मतलब 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू रिएक्टेंट था तो माइनस लगाएंगे डी HI बटा dt, फिर बराबर करना। ठीक है, प्रोडक्ट साइड क्या था, H2 था, तो कोएफिशिएंट कितना 1 का उल्टा भी 1, प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दो dH2 बटा dt, फिर बराबर ही करना है। ऐसा नहीं कि H2 और I2 बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देना। ये रेट का एक्सप्रेशन है, ये सब एक दूसरे के बराबर इक्वल होते हैं।
फिर उसका भी कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का उल्टा 1 और फिर डी H2 बटा dt प्लस साइन के साथ ही रहेगा। ठीक है, लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा पहले रिएक्शन का रिलेशन हो गया रेट का। अब इसी में सबका वैल्यू देगा तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब जैसे देखिए अमोनिया के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए बैलेंस की होगा, जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक आप ऐसा रेट नहीं लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको लिखें तो इसका रेट लिखने का क्या तरीका होगा, अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व कर दें दूसरे वाले को तो ROR बराबर, अब देखें N2 है रिएक्टेंट साइड है तो पहले इसका कोएफिशिएंट देख ले 1 का उल्टा 1 माइनस ऑफ डी N2 बटा dt, फिर इसको बराबर करेंगे, प्लस है तो प्लस नहीं करना वहां पे, बराबर हमेशा करना। 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, H2 है तो माइनस ऑफ डी H2 बटा dt, फिर आपस में ये बराबर होगा। अब प्रोडक्ट साइड आ गया, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 2 उल्टा 1/2 हो जाएगा, प्लस है DNS3 बटा dt लिखना होगा क्योंकि प्रोडक्ट में आ गए हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2O2 का डिकम्पोजिशन है, H2O2 का डिकम्पोजिशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तीसरे सवाल का H2O2 ये भी देख लें एक बार, बैलेंस है 4 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये ROR बराबर क्या होगा, 2 है तो 1/2, रिएक्टेंट साइड है तो DH2O2 का कंसंट्रेशन बटा dt, फिर बराबर करना होगा आपको। प्रोडक्ट साइड आ गए तो 2 है तो 1/2 इंटू प्लस करना होगा DH2O बटा dt, फिर इसको बराबर कर सकते हैं, कोएफिशिएंट 1 है हम यहाँ लिख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देख लें, DO2 बटा dt। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन का हो जाएगा रिलेशन। अब अगर हम फोर्थ वाले का करें, फोर्थ वाले का यहाँ कर दें, सॉल्यूशन है ये फोर्थ का। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखे ROR बराबर, अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1/2 है तो 1/2 का उल्टा, जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ रहे उसका उल्टा करना, तो 1/2 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे DA/dt, फिर इसको बराबर करेंगे, फिर इसमें 3 क्यों किया है, चूंकि यहाँ 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल लेना, फिर माइनस ही लगाएंगे क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट है, फिर अब बराबर करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट साइड आ गए थे 1/5, 1/5 का उल्टा 5, ये आ जाएगा DC/dt, फिर बराबर हो जाएगा 6, चूंकि 1/6 है तो 6 हो जाएगा D/d डिवाइडेड बाय dt। तो हम समझ रहे हैं कि अब अगर आपके पास किसी भी तरह का इक्वेशन आए तो क्या उसका रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ एक्सप्रेशन बनाने आएगा या नहीं आएगा, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो आप प्रोडक्ट का भी डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन भी यूज हो सकता है, प्रोडक्ट ये प्रेशर भी यूज हो सकता है, कंसंट्रेशन भी यूज हो सकता है, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। ये तो था एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, पहला जो सवाल इसके ऊपर आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि रिएक्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा, कहेगा बताइए इस रिएक्शन के लिए रेट के लिए कैसा एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इन सबको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले सभी लोग इसको लिख लें। अब देखें रेट के एक्सप्रेशन के ऊपर ये पहला सवाल है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, अभी तक तो लोग एक्सप्रेशन लेके थे। ठीक है, ये पहला सवाल, इसको ढंग से समझिए। इस सवाल में हम इस पूरे टॉपिक का थीम बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो सवाल बनेगा वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये सोचना है कि जो हमें रिएक्शन बताया गया है, जो हमें इक्वेशन बताया गया है, उसको हम यूज कब करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम पहले इस दिए गए रिएक्शन के लिए वो एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे, तो लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस DA/dt बराबर 1/3 माइनस dV/dt, फिर आ जाएगा बराबर
1/5 dc बाय dt। अब देखिए ये एक्सप्रेशन लिखे। अब सवाल जब स्टार्ट करते हैं उसी समय से सोचना है हमें कि हमारे पास क्या क्या दिक्कत आ रहा है। हम ये एक्सप्रेशन लिख दिए, अब किसी को ये समझ नहीं आएगा कि हमें यही एक्सप्रेशन लिखना, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो अब ध्यान रहे कि इस एक्सप्रेशन से कब कब सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम कब यूज करेंगे। बहुत के साथ ऐसा भी दिक्कत, तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाँ तो यही क्वेश्चन बनाया गया होगा, ये कर ली, क्लास में सवाल हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा या कहीं बुक में सवाल देखता है तो उसके दिमाग में ये बात है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा, वो लगा ही नहीं पाता कि हाँ इसी क्वेश्चन से बनना है सवाल, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल है या नहीं है। तो इसको यूज करने के लिए पहले सीखना है। पहले तो इस इक्वेशन को बैठाना दिमाग में, आखिर इसका यूज कैसे कैसे करेंगे और कब करना है। तो पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस इक्वेशन का यूज हमें कब करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन को लगाना भी है। अब जैसे देखिए, जब भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर रेट का जिक्र किया हो कि किसी रिएक्शन का रेट निकालना है, एक बात। दूसरी बात कि अगर किसी भी स्पीशीज का मतलब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी भी का अगर रेट दिया हुआ है, जैसे रेट ऑफ ए बोल सकता था, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल सकता था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोल सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी बोल सकता है। अगर ये सारा चीज हमें निकालना पड़े, ठीक है, या इनमें से कोई भी चीज दिया हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि हमें इसी इक्वेशन को यूज करना है। इसमें एक और सवाल हम जोड़ ही दे रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 4 पार्ट निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ें क्या कह रहा है। पहला चीज तो ये कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखो रिएक्टेंट का हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन लेते थे A0 B0, तो यहाँ पे सिर्फ इसी का दिया है। ये जरूरी भी नहीं है कि जो रिएक्टेंट दे दे उन सबका दे, हो सकता है इसका भी दे सकता था, इसका भी दे सकता है, ये क्वेश्चन में दोनों का भी दिया जा सकता है, ठीक है। वैसा भी सवाल हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल इनिशियल कंसंट्रेशन किसका दे रखा है, ए का। कितना था, 10 m। m का मतलब हुआ मोल पर लीटर, which changes to 5 m in 20 सेकेंड। अब देखिए 10 m से हम शुरू करते हैं और 20 सेकेंड के बाद वो घट के कितना हो जाता है, 5 m। हम घट के बोल रहे हैं क्योंकि ये चेंजेस टू लिखा हुआ, चेंजेस बाय नहीं। चेंजेस बाय अगर लिखता तो हम 10 में उस क्वांटिटी को घटाते, तब जाकर उसका फाइनल बचा हुआ मिलता। लेकिन यहाँ पे लिखा चूंकि चेंजेस टू, इसलिए जो वैल्यू दे दे 2 के बाद वही उसका फाइनल हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या क्या पूछा, 4 चीज पूछा। पूरे रिएक्शन का रेट पूछा, ठीक है, ए का रेट पूछा, बी का रेट पूछा, सी का रेट पूछा। इसके लिए सब वर्ड सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक है। अब देखिए इतना जैसे ये सवाल करें उनको समझ में आ गया कि ये सारा टर्म तो उसी एक्सप्रेशन में आता है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिख चुके थे। अब सोचिए कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे। पहला सवाल है रेट ऑफ रिएक्शन था, ROR तो है। अब सोचिए ROR किसके इक्वल है, ROR इक्वल है 1/2 गुना 1/2 गुना किसके, ए के घटने के रेट का, ए के घटने का रेट का, या 1/3 गुना बी के घटने का रेट का, या 1/5 गुना सी के घटने का रेट का। अब सोचा जाइए कि अगर हमें ROR निकालना है तो हमें क्या देना चाहिए था उसको, या तो ए के घटने का रेट दे देता, जो कि लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इतना, लेकिन देखिए दिया हुआ नहीं है बल्कि ये तो पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया हुआ रहता तो आराम से निकल जाता, ये भी दिया नहीं है, ये भी पूछ ही रहा है। सी के फॉर्मेशन का रेट नहीं दिया हुआ, ये भी पूछ रहा, तो भाई जब सब पूछ ही रहा तो हम निकालेंगे कैसे। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में किसी भी स्पीशीज का रेट का वैल्यू डायरेक्ट अगर नहीं दिया गया है
तो एक और डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है। वो डाटा क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का दो अलग अलग टाइम पे उसका कंसंट्रेशन देगा। अब यहाँ पे देखें कि इस ऐसा वैल्यू किसके लिए दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ रिएक्टेंट ए के लिए दिया हुआ 10m और 5m, दो कंसंट्रेशन दिया हुआ। एक है t=0 पे इनिशियल बोला, मतलब t=0 पे, और एक हो गया 20 सेकंड के बाद। इसका मतलब कि जो हम लोग बेसिक रेट का डेफिनेशन पढ़े थे उसी से निकलेगा। तो हमें पहले रेट ऑफ रिएक्शन से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बिना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाले हुए इनमें से कोई भी चीज नहीं निकल सकता। इसीलिए हम पहला पार्ट को सॉल्व करने से पहले कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट को। तो अब हम लिखते हैं रेट ऑफ ए, लिख देते हैं सीधा, वहां तो लिखा हुआ ही है, उतना बड़ा टर्म हमने लिख रहे हैं, रेट ऑफ ए। अब सोचिए किसी भी रिएक्शन का अगर रेट किसी भी रिएक्टेंट का रेट लिखना हो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में, तो उसके लिए क्या बताया गया था आपको, माइनस लगा देना। यहाँ पे लिखते थे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस तो रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल कितना हो गया घट के 5, पहले था कितना 10, इसको घटने में कितना समय लगा 20। अब देख लें यहाँ से -5/20 ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो 5/20 ये आ जाएगा 1/4। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस फेज में चल रहा है। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, अब देखिए टाइम यहाँ पे किस यूनिट में लिया गया, सेकेंड में, तो इसलिए हो गया सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब आर ए हमें पता चल गया, चौथा सवाल बन गया। अब हम सारे को सोल्व कर सकते हैं, पहला भी सोल्व होगा, दूसरा भी सोल्व होगा, तीसरा भी सोल्व होगा। अब बताएं आर ओ आर बराबर क्या, अब निकालना आसान नहीं हो गया, क्योंकि आर ओ आर बराबर 1/2 इंटू ए के घटने का रेट। तो ए के घटने का रेट तो आपको पता चल ही गया है, तो उसमें 1/2 से गुना कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना आर ए, तो ये आ रहा 1/2 गुना आर ए का वैल्यू 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखें, यूनिट को भी हम लोग रीड कर सकते हैं। अब देखो कोई कहता है कि आर ए बराबर 1/4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ गया, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग ये बताना चाह रहा है किसी भी स्पीशीज का रेट आपको ये बताएगा कि वो स्पीशीज का 1 सेकेंड के अंदर, चूंकि हम सेकेंड यहाँ लिखे इसलिए 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर 1/4 मोल घट रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है। अगर यही चीज प्रोडक्ट में होता तो हम बोलते कि 1 सेकेंड के अंदर इतना मोल उसका बढ़ रहा है। इसलिए यूनिट को भी समझना बहुत जरूरी है, यूनिट से भी हमें बहुत सारे चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है। अब जैसे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना गया, 1/8 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है, हर एक 1 सेकेंड में 1/8 मोल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर दूसरा पार्ट में आते हैं, दूसरा में क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का मतलब क्या हो सकता है, dB/dt। आपको डायरेक्टली dB/dt निकालना। देखें क्वेश्चन में -dB/dt करके नहीं पूछ रहा, वो लैंग्वेज पूछेगा, इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखना। और उस वर्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ऐसा होगा, ये हमको निकालना। हम सोचे कि -dB/dt हम निकाल सकते या नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते। उसका निकालने का 2 तरीका हो सकता है, इसका भी वैल्यू आपको पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो अगर इसको इसके साथ इक्वेट कर दें तो भी आंसर आ जाना चाहिए, इसको इसके साथ इक्वेट कर दें तो भी आंसर आ जाना चाहिए। आंसर दोनों से सेम आएगा, कहीं से भी करके देखें। हम इसको और इसको ही इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या इसी को कर दें, तो ये क्या 3/2 गुना आर ए लिख सकते हैं क्या, देख लें, 3/2 गुना आर ए, इसको हम लोग आर ए बोल रहे हैं, तो -dB/dt आ जाएगा। तो ये आ रहा आपका 3/2 गुना आर ए। आर ए का वैल्यू कितना आ चुका है, ये आ रहा 3/8 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब अगर कोई कहेगा क्या इसको इक्वेट करते तो सेम आंसर आता, क्या बिल्कुल सेम आंसर आता। -dB/dt बराबर कितना हो जाता, 3 टाइम्स ROR। 3 टाइम्स ROR। अब देखें ROR कितना था,
1/8 में 3 से गुना करेंगे 3/8 दोनों से सेम ही आ रहा। तीसरा पार्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछने का मतलब इसका वैल्यू वो डायरेक्टली पूछना चाह रहा है। प्लस डीसी बाय डीटी का वैल्यू कितना होगा। तब इसको निकालने के लिए देखिए क्या क्या आवश्यकता है। इसका वैल्यू पता तो इन दोनों को इक्वेट कर दें तो भी आंसर। इसका वैल्यू पता इन दोनों को इक्वेट कर दें तो भी आंसर। इसका वैल्यू पता है इन दोनों को इक्वेट कर दें तो भी आंसर। कहीं से भी आप इक्वेट करके देखें, चूंकि एक दूसरे के इक्वल है तो आंसर भी इक्वल ही आएगा। फिलहाल हम अगर 5 गुना आर ए कर दें तो क्या ये हो जाएगा 5 गुना आर ओ आर। 5 गुना आर ओ आर का वैल्यू कितना 1/8 तो ये आ गया 5/8 मोल सेकेंड इनवर्स। ये मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कहीं से भी करके देखें ऐसा ही आएगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे करना, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा करें और आराम से हम लोग बना सकते हैं। बस ये एक्सप्रेशन याद रहे और ये भी ध्यान रहे इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू सब हमेशा मोल पर लीटर में होना चाहिए। और अगर यहां से आंसर आएगा भी तो मोल पर लीटर में ही आएगा। अगर हमें किसी को यहाँ पे रखना भी है तो वो मोल पर लीटर में ही रखना है। अगर मोल पर लीटर नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। ऐसा सवाल हम आगे करेंगे भी, इसको लिख लें। ये हो गया सवाल सभी का। अब हम यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ये पूछा जा सकता है। नोट का एक पॉइंट हम इस क्वेश्चन के बाद लिख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। और इस नोट के पॉइंट को हम आगे वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसमें हम ये लिख रहे हैं कि रेट ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन stoichiometric coefficient of reaction, but for determination of rate of reaction stoichiometric coefficient must be required. अब देखें यहाँ पे ध्यान दें, इस नोट को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इसमें कह रहा क्या कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। तो कह रहा क्या कि अगर उस केमिकल रिएक्शन में किसी स्पीशीज का मतलब रिएक्टेंट में हो वो या प्रोडक्ट में हो, अगर हम उसका पार्टिकुलर रेट निकालते हैं तो उस समय रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप कुछ भी कर दो, उस पार्टिकुलर स्पीशीज का रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन उस पूरे रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ बट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। मस्ट बी रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन का रेट निकालना है तो इक्वेशन उसका बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है तो हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को अलग अलग तरीके से बैलेंस करेगा और डाटा सबके लिए सेम ही रहेगा। ये केमिकल रिएक्शन सबके लिए सेम ही होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर सभी लोग का क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इस चीज को हम लोग समझते भी हैं क्वेश्चन के थ्रू।